अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतुल एवरी चैनल। आज जो मैं आपके नावल लेकर उसका नाम है बंधन मोहब्बत का और इसकी राइटर है इरशाद। तो इस नावल का आप शुरू करते हैं। इब्राहिम अभी अभी घर आया था जब एमन और हमाद आगे पीछे भागते हुए इसकी तरफ आए। हमाद पहले आकर बाप के गले लग गया जबकि इसकी प्रिंसेस छोटे होने की वजह से रेसलिंग में अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकी। बाबा आदि भाइयों ने मेरे बाल खींचे। एमन ने बकायदा अपने बालों की नन्ही नन्ही पोनियों को छूकर बताया जिससे इब्राहिम जानता ही ना हो ये बाल किस चिड़िया का नाम है। आदि तुमने बहन के बाल क्यों खींचे? इब्राहिम चेहरे पर मसनूई गुस्सा से जाकर बोला। बाबा इसने मुझे ओगी कहकर बुलाया। आदि ने इस किसी कार्टून का नाम लेकर अपनी सफाई पेश की। तब आपने मुझे पिंक पैंथर कहकर बुलाया था। एमन भी अपना मुकदमा खुद लड़ने लगी जबकि समरा इनके करीब खड़ी इन दोनों को शिकायतनामा ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो इनके बाप के सामने अपनी शिकायतों का पटारा खोल सके। फिर आखिरकार इब्राहिम ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों की सुलह कराई और अपने कमरे में चेंज करने आया। इब्राहिम और समरा के दो ही बच्चे थे, एक हमाद जो 6 साल का था जबकि दूसरी एमन जो 4 साल की थी। दोनों में बेहद बेइंतहा मोहब्बत थी लेकिन बहुत लड़ते थे। इन दोनों की इन छोटी छोटी लड़ाइयों में इब्राहिम अपनी इकलौती बहन ईमान को बहुत मिस करता था जो 8 साल पहले शादी के बाद लंदन चली गई थी। वालिद साहब का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। दोनों को माँ ने पाला था और दोनों में मिसाली मोहब्बत थी। हर वक्त एक दूसरे से लड़ते और फिर कभी ना बात करने का अहद करते, फिर 15 से 20 मिनट में पहले जैसे हो जाते, बिल्कुल एमन और हमाद की तरह। क्या वो भी इसी तरह क्या वो भी इसी तरह मिस करती होगी? क्या वो भी अपने बच्चों में अपना बचपन ढूंढती होगी? शायद। सोचते सोचते इब्राहिम नींद की वादियों में खो गया। वो ऑफिस में बैठा अपना काम ख़त्म कर रहा था। थोड़ी देर में इसे घर के लिए निकलना था। फिर फ़ोन उठाकर समरा से पूछने लगा कि इसने क्या क्या लाने को बोला था। अभी इसने फ़ोन उठाया ही था कि लंदन से कॉल आ गई और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लंदन से अफ़ज़ाल का फ़ोन था। और अस्सलाम वालेकुम अफ़ज़ाल भाई, कैसे हैं आप? कैसे बच्चे कैसे हैं और ईमान कैसी है? इसने फ़ोन उठाते ही कहा। वालेकुम सलाम इब्राहिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है, इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इब्राहिम भाई, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं, बच्चे और ईमान हम सब पाकिस्तान आ रहे हैं। वो दरअसल मेरी बिज़नेस पार्टनर की शादी है। माहम को भी छुट्टियाँ थी इसलिए हमने आने का प्लान बना लिया। मोस्ट वेलकम, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब तक आ रहे हैं आप? इब्राहिम ने खुशी से पूछा। वो पिछले 8 साल से अपनी बहन को देखने के लिए बेचैन था। इंशाल्लाह परसों तक हम पाकिस्तान में होंगे, अफ़ज़ाल ने बताया। और फिर एक दो बातों के बाद फ़ोन बंद हो गया। खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी बीवी बच्चों को खुशखबरी सुनाना चाहता था। आज तो इब्राहिम के घर ईद का समा था। हर कोई खुश था। इंतज़ार तो अभी से ही शुरू हो चुका था। समरा पहली बार अपनी नंद से मिलने जा रही थी। फ़ोन पर बात तो होती रहती थी लेकिन इतनी नहीं कि वो एक दूसरे को समझ सके। जब इसकी इब्राहिम से शादी हुई तब इसे गए हुए बामुश्किल 5 माह हुए थे जिसकी वजह से शादी तक में ना आ सकी। शादी के 4 साल तक ईमान के यहाँ कोई औलाद ना थी। अफ़ज़ाल बहुत अच्छा इंसान था। इसने ईमान का बहुत ख्याल रखा और 4 साल बाद इन्हें एक बेटी की सूरत में खुशी नसीब हुई जिसका नाम उन्होंने माहम रखा। इस वक्त माहम 4 साल की थी जबकि इनका छोटा मेहमान तो अभी भी दुनिया में आया था। साहिल सिर्फ 3 माह का था। इब्राहिम का करीबी रिश्तेदार बस यही था क्योंकि बाप के शहीद होने के बाद रिश्तेदारों ने इनका साथ छोड़ दिया था। इनकी माँ ने अकेले ही इन्हें पाला था। बाबा, फिर पुप्पो आपसे लड़ती थी? हमाद और एमन इसके करीब बैठे इसकी और अपनी पुप्पो के बचपन के किस्से सुन रहे थे जबकि समरा भी साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। अरे वो लड़ती नहीं थी बल्कि मेरे सर पर एक बाल नहीं छोड़ती थी। वो मुस्कुराया। पुप्पो गंदी हैं। एमन से अपने बाप का दुख बर्दाश्त ना हुआ तो इसका बाप तो हीरो था, वो कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए मुंह का डिज़ाइन बनाकर बोली। अरे नहीं मेरी जान, पुप्पो बहुत अच्छी हैं। आप मिलोगी ना इनसे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इब्राहिम ने इसे गोद में लिया। बच्चों के सोने के बाद समरा कमरे में तो इब्राहिम अभी तक जाग रहा था। हाथ में अपने बचपन की एल्बम पकड़े किसी तस्वीर पर मुस्कुराता तो किसी तस्वीर पर अफसुर्दा हो जाता। बहन भाइयों का साथ तो बस यादें छोड़ जाता है। वो अपने शोहर के इंतज़ार अंदाज़ा लगा सकती थी। वो अंदर आई तो इब्राहिम एक बार फिर से इससे अपने बचपन के बारे में बताने लगा। वो भी करीब बैठकर इसकी बातें सुनने लगी। वो जानना चाहती थी कि इसकी नंद कैसी है। इस घर में तो हर बात पर इसका जिक्र होता था। शादी के 5 साल तक तो अम्मी इसे ईमान के बारे में बताती रही। फिर इनका इंतकाल हो गया। तब ईमान माँ बनने वाली थी जिसकी वजह से वो अपनी माँ के इंतकाल पर भी ना आ सकी। और अब 8 साल के बाद वो
इस घर में वापस आ रही थी। 8 साल के बाद इब्राहिम इससे दोबारा मिलने जा रहा था। 8 साल पहले सुबह अज़ानों से पहले इसकी आँख खुल गई। इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता था कि कुछ देर ऐसे ही लेटे-लेटे मुअज़्ज़िन की पुकार का इंतज़ार करने लगी। अज़ान के बाद पहली आवाज़ इसकी अम्मी की हुआ करती थी। शायद वो भी अज़ान से पहले जाकर अपने खुदा की हुज़ूर हाज़िरी का इंतज़ार करती थी और इस काम में अपनी औलाद को भी शामिल रखती। इब्राहिम बेटा, ईमान बच्चा, उठो, नमाज का वक़्त शुरू हो गया। वो हमेशा से पहले इब्राहिम को जगाती क्योंकि वो रात को काम से देर से वापस आता और इसे जगाने में मुश्किल होती। ईमान पहली आवाज़ में उठ गई। अम्मी आप वज़ू करें, इस मोटे को मैं जगाती हूँ। ईमान ने इब्राहिम की चारपाई को घूरा जिससे कोई शिकारी अपना शिकार घूरता है। तुम रहने दो, जाओ वज़ू करो, मैं खुद जगाऊंगी अपने बच्चे को। बेचारा रात काम से थका हारा आता है और तुम सुबह सुबह से तंग करने में लग जाती हो। अम्मी के लहजे में इब्राहिम के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी और आज फिर अम्मी की वजह से ईमान अपना अतवार वाला बदला नहीं ले पाएगी। जब दोपहर में सोते हुए इब्राहिम ने इस पर ठंडा फ्रिज का पानी गिरा कर इसकी नींद का बेड़ा गर्क किया था। इसने गुस्से से इब्राहिम की चारपाई को घूरा जिसमें इब्राहिम का पैर हिल रहा था, मतलब वो जाग रहा था और इसका प्लान नाकाम होने की खुशी में अपने पैर से विक्ट्री का निशान बना रहा था। अब अम्मी मोहब्बत से इसके सराहने बैठी और इसे आवाज़ दे रही थी और इब्राहिम ने कसमसाकर अपना सर अम्मी की गोद में रख दिया। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता इस घर में, वो मुँह बनाकर वज़ू करने जाने लगी। अरे कल्लो, तुझे तो हम इस घर से रुखसत करके बाहर फेंकेंगे, फिर देखना तो अम्मी और मेरा प्यार। इब्राहिम ने इसे जल्दी पर तेल का काम किया। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, और अगर कहीं जाऊंगी तो भी अपनी अम्मी को साथ लेकर जाऊंगी, ना कि आप और आपकी बीवी के पास छोड़ के, जो दिन रात मेरी माँ पर जुल्म सितम के बहा तोड़े। ऊंची आवाज़ में बोलती वज़ू करके बाहर आई। ओ कल्लो, मेरी कौन सी जालिम बीवी है। इब्राहिम सर गुजाते हुए बिस्तर से उठा। अभी नहीं तो बाद में तो होगी ना। ईमान ने मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। होगी तुम दोनों की तू मैं शुरू। जाओ जाकर नमाज अदा करो। सुबह उठते ही जब तक एक दूसरे से लड़ ना लो तुम लोगों को सुकून नहीं मिलता। अम्मी ने दोनों को डांटा तो दोनों ही खामोशी से नमाज अदा करने चले गए। आसिया के 2 ही बच्चे थे, एक इब्राहिम जिसकी उम्र 24 साल थी और एक कंपनी में जॉब करता था, जबकि ईमान 19 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। इनके अपने वालिद मेजर रिजवान सिद्दीकी एक मिशन में अपने वतन के नाम पर अल्लाह की राह में शहीद हो गए। इस वक्त ईमान 1 साल की थी जबकि इब्राहिम 6 साल का था। उम्र में 5 साल बड़ा होने के बावजूद भी ईमान इसे भाई सिर्फ मतलब के वक़्त ही कहती थी। रिजवान की शहादत के बाद पेंशन से गुजारा मुश्किल से होता, लेकिन आसिया शुक्र अदा करने वाली औरत थी। इसने बहुत सब्र से वक़्त गुजारा। अब इब्राहिम 40,000 महाना कमाता था जबकि ईमान हर सोच और फिक्र से बहुत दूर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़, प्लस इब्राहिम से लड़ने को हर वक्त तैयार रहती थी। ये इन 3 अफराद का हंसता खेलता घराना था। अल्लाह करे जो मेरा फ्रिज में रखा हुआ पिज़्ज़ा खाए, इसकी फेवरेट ब्लू शर्ट जल जाए। ईमान ने ऊंची आवाज़ में दुआ मांगी। इब्राहिम के हाथ रखे थे कि इसने घूर कर ईमान को देखा क्योंकि वो इस वक्त इस्त्री स्टैंड के साथ खड़ा अपनी फेवरेट लकी ब्लू शर्ट इस्त्री कर रहा था, जिसको ईमान से इस्त्री करवाने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। तुम्हारी बददुआ से चुंटियों को भी चोट ना आए, इब्राहिम कहकर अपने काम में मगन हो गया और इसके बाहर जाने का इंतजार करने लगा। मैं किसी चुंटी को बददुआ दे भी नहीं रही, मैं तो इस 6 फुट के खरगोश को कह रही हूँ जिसकी नज़रें मेरे पिज़्ज़े पर हैं। ईमान ने बेनियाजी से कहा और अपने कोर्स की बुक उठाकर यही बैठकर पढ़ने लगी क्योंकि इसकी मौजूदगी में वो कमरे से बाहर जाने का रिस्क तो नहीं ले सकती थी। तुमने मुझे खरगोश कहा, वो भी सिर्फ एक पिज़्ज़े के लिए जो मैं खुद लेके आया था। बात इतनी बड़ी नहीं थी, वो अक्सर ही इसे किसी न किसी खिताब से नवाजती रहती थी। हाँ, मैंने खरगोश कहा। अब वो भी इस पिज़्ज़े के लिए जो तुम खुद ले आए थे और अपना हिस्सा खाकर दोस्तों के पास चले गए थे। अब ये मेरा हिस्सा है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। इस पर गंदी नज़र डालने वाले का मुकाबला मैं अपनी जान पर खेल कर करूँगी। माँ ने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। इब्राहिम ने एक सर दा भरकर इसकी ओवर एक्टिंग को देखा और अपने काम में मगन हो गया। ईमान बेटा आटा गूंद लो, बाहर से अम्मी की आवाज़ है। तो इब्राहिम शायद से मुस्कुराया, जबकि इसके इस तरह से मुस्कुराने पर ईमान घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जहाँ पर खेल कर हिफाजत करेगी। इब्राहिम सलीके से शर्ट हैंग करता बड़े स्टाइल से फ्रिज के पास आया और हैंडल पे हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा, इब्राहिम ने सोचा। फिर गौर करने पर पता चला कि छिपकली फ्रिज लॉक करके गई है। चलो छोड़ो, इतने मज़े का था भी नहीं, यानी अंगूर खट्टे हैं। इब्राहिम तैयार होकर बाहर निकला जहाँ ईमान आटा गूंद कर अब बर्तन साफ़ कर रही थी। ईमान ने पहले दांत की नुमाइश की और फिर अपनी ज़ुबान दिखाई। मुझे ये ज़ुबान मत दिखाया करो, मेरी ज़्यादा लंबी है। वो बाकायदा अपनी ज़ुबान दिखाता हुआ बाहर निकल गया। अम्मी ये देखें, मेरा कुर्ता इसने ठीक से नहीं धोया। वो अपना कुर्ता अम्मी के सामने करता बोला। हाँ अम्मी, बताएं कहाँ से साफ़ नहीं हुआ। वो भी सर पर आ खड़ी हुई। हर काम में गलतियाँ निकालता है, मजाल है जो तारीफ़ के 2 बोल बोल दे। हर वक्त कीड़े निकालते
निकालने होते हैं वो भी आकर शुरू हो गई। ये देखिए इसने मेरे कपड़े धोए हैं, वो भी कहाँ है, हिम्मत हारने वाला था और उठे। मेरा कमरा देखिए आप, गर्मी होने की वजह से आजकल वो तीनों ही बाहर सीने में सोते थे, लेकिन इब्राहिम को अपना कमरा साफ़ चाहिए था, तभी शुरू हो गया। हाँ ये बात मैं मान लेती हूँ कि टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने अभी साफ़ नहीं किया, लेकिन कपड़ों वाली बात बिल्कुल झूठ है। ईमान अपनी सफाई में बोली। हाँ भाई एक तो तुम ही तो सच्ची हो, बाकी सब झूठे हैं इस घर में। वो मुंह बनाकर बोला, देखो तुम जैसे भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मासूम अम्मी को झूठा मत बोलो। ईमान ने इब्राहिम की बात काटी। बस कर दो तुम दोनों, एक तो सुबह सूरज तुलू होता है तो तुम दोनों शुरू होते हो। कोई एक दिन तो आए जिस दिन मैं लोगों को बता सकूं कि आज मेरे घर में लड़ाई नहीं हुई। इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ते हो दोनों। अम्मी दोनों को डांटते हुए साथ कमरे की बेडशीट सिलाई कर रही थी, जबकि इन दोनों की इशारन लड़ाई जारी थी। शाम का वक्त था, वो घर में दाखिल हुआ। अम्मी को सलाम करके सबसे पहले वो बड़े कमरे में पहुंचा, लेकिन यहाँ आकर रिमोट ईमान के हाथ में देकर इसका मूड ऑफ हो गया। आज पाकिस्तान मुकाबला श्रीलंका, जिसकी वजह से इब्राहिम जल्दी ऑफिस से आया था। अरे छिपकली रिमोट, मुझे मैच देखना है इसलिए जल्दी घर आया हूँ। इब्राहिम ने रिमोट छीनना चाहा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, अलानिया कहा, और देखने में मगन होगी। वाह भाई, थका हुआ भूखा घर आया और तुम टीवी देख रही हो, जाओ मेरे लिए खाना लाओ। इसने हुक्म दिया। खाना वक्त पर खाया जाता है और इस वक्त शाम के 5 हुए हैं, आपको 7 बजे खाना मिल जाएगा। और वैसे भी आपने दिन को फ़ोन करके अम्मी को बताया था कि आप लंच कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि मेरे सामने दिन में खाना नहीं खाया वाला ड्रामा ना करें। मेरे आधे आधे घंटे के सिर्फ 5 ड्रामे हैं, ख़त्म होने का इंतज़ार करें। ईमान हरी झंडी दिखाते हुए बोली। इस घर में सिर्फ एक ही टीवी था, अम्मी ने और टीवी लाने ही नहीं दिया। इनका कहना था कि हर कमरे में अगर अलग अलग टीवी होगा तो जो थोड़ी देर हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। ईमान बीबी पानी का वक़्त नहीं होता, वो तो बेवक़्त पिया जा सकता है ना। इब्राहिम ने चबा चबा कर कहा, तो ईमान गुस्से से घूरते हुए उठी और इसके लिए पानी लाने चलेगी, जबकि इस वक्त में इब्राहिम ने सोफे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अभी रिमोट ना मिला तो वापस आराम से बैठ गया। अम्मी को टीवी के ऊपर लगे बटनों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद ना थी। अब इनके अंदर भी पाकिस्तानी अम्मियों जैसा कुछ तो था। ईमान वापस आई और पानी लाकर टेबल पर रखा और दोबारा बैठ गई। फिर से दिखाते हुए अपने दुपट्टे से रिमोट निकाला और आवाज़ तेज़ की। फिर एक नज़र इसकी तरफ देखा जो गुस्से से घूर रहा था। अम्मी देखे, मैं कुछ नहीं कर रही, फिर भी भाई मुझे घूर रहे हैं। माँ ने ऊंची आवाज़ में रोती शक्ल बनाकर कहा। लहजे में इब्राहिम के लिए अदब और एहतराम था। अम्मी को अपनी टीम में लेना था। इब्राहिम क्यों बहन को तंग कर रहे हो? अम्मी की आवाज़ पर इब्राहिम ने फिर से घूरा और उठा ताकि बाहर आकर बाहर अम्मी के पास आ सके। मैच तो वैसे भी इसे मेंढकी ने देखने नहीं देना था और स्टार प्लस की गोपी बू की शक्ल और ओवर एक्टिंग बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था। इसे जाता देखकर ईमान ने ज़बान की नुमाइश की, जिसे इब्राहिम सहक गया और उठकर बाहर आ गया। मानो उठाना यार, इब्राहिम कब से ईमान की चारपाई हिला रहा था। क्या मसला है भाई, सोने देना। ईमान चादर खींच कर वापस होने लगी। ईमान यार उठ जा, कसम से बहुत भूख लगी। इब्राहिम ने मजलूमी से कहा। हाँ तो किसने कहा था कि शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करके रात का खाना गुल कर दो? अच्छा ना यार, हो गई गलती, अब उठा देना, कुछ भूख लगी है। इब्राहिम फिर से बोला तो ईमान को इस पर तरस आ गया। उठकर जाने लगी तो इब्राहिम भी इसके साथ है। मैं दाल नहीं खाऊंगा, इब्राहिम मुंह बनाकर बोला। तो ईमान ने घूर कर से देखा, मतलब बंदा रात के 2:30 बजे भी नखरे उठाए। इस वक्त मैं आपके लिए खिदमत में शाही कोफ्ते पेश करने से कासिर हूँ। बादशाह सलामत। ईमान दांत पीस कर बोली। चलो शाही कोफ्ते, नासी फ्रेंच फ्राइज तो खा ही सकते हो बादशाह की दासी। इब्राहिम ने शाह से कहा, क्योंकि ये इन दोनों के फेवरेट थे। वो मुस्कुराई और आलू काटने लगी। चॉकलेट ख़त्म हो गई है, फिर से ईमान ने बताया और काम में लग गई, जबकि इब्राहिम भी इसके साथ काम पर लगकर प्लेट और केचप निकालने लगा। और फिर दोनों बहन भाइयों ने रात के 2:30 बजे छोटी सी पार्टी कर ली। अम्मी देखिए, अपने लाडले को एक जूता निकालने के चक्कर में सारी सेटिंग ख़राब कर दी और वही सुबह अपनी शिकायतों का पटारा खोल कर बैठ गई। बोल दें इसे, जब तक ये वापस से सारी सेटिंग ठीक नहीं करता इस घर से बाहर नहीं जा सकता। वो हुक्म देकर एक बार फिर से बरामदे में पोछा लगाने लगी। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं वापस आकर लड़ूंगा, वो कहता हुआ बाहर जाने लगा। आकर खुद सफाई करोगे, मैं भी नहीं करने वाली, वैसे सुनाते हुए रूम में जाकर सेटिंग करने लगी। साथ बबराहट भी जारी थी। शाम को घर वापस आए तो अभी तक रूठी बैठी थी। इसे देखते ही मुंह बनाकर चली गई। इब्राहिम ने बेख्तियार मुस्कुराया। अब इसकी मेंढकी प्लस छिपकली को मनाना पड़ेगा। अम्मी ये रसमलाई अब कौन खाएगा? जिसके लिए लाया था वो तो नाराज़ है। रसमलाई का नाम सुनते ही ईमान सारी नाराज़गी भूलकर भाग के इसके पास पानी लेकर आई। भाई आप बहुत
थक गए होंगे ना। वो मुस्कुराते हुए ये ज़ाहिर करने की कोशिश करी थी वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और जो रसमलाई इसके लिए लाई गई है वो बराए मेहरबानी इसके हवाले कर दी जाए। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लो तुम्हारे लिए लाया था। इब्राहिम ने मुस्कुराते रसमलाई वाला शोपीस की तरफ बढ़ाया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी किचन में आ गई। मेरा क्यूट खरगोश वो बड़बड़ाते हुए रसमलाई खाने लगी। आज हम अम्मी, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, आपको अस्पताल लेकर जाऊँगा, आपका चेकअप करवाना है, वो शूज़ पहनते हुए बोला। तभी माँ ने अपनी लिस्ट आके इसके हाथ में दे दी। हर माँ की पहली तारीख को अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाता था, जबकि ईमान की लिस्ट लेकर इसको सारी चीज़ें ला कर देता था। हर माँ ईमान की ये लिस्ट लंबी होती जा रही थी। अम्मी इसकी लिस्ट लंबी होती देखकर हर मर्तबा डांट देती, मगर इब्राहिम कहता अम्मी ना डांटा करें, इसका हक है। और इसके बाद ईमान अपने भाई के सदके वारी जाती। अब ये बात अलग थी कि दिन महीने में बस एक ही बार आता था, बाकी पूरा महीना तो वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते गुजारते थे। दुनिया का वाहिद रिश्ता जिसमें लड़ने में भी मज़ा आता है और फिर इस लड़ाई के बाद नाराज़गी की मुद्दत में भी कोई नहीं होती। भाई मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, वो अपना ब्लैकबेरी इसके सामने रखते हुए बोली, जो अभी 2 महीने पहले इब्राहिम ने इसे ला कर दिया था। वो चेहरे पर दुनिया झांकी मासूमियत लिए इब्राहिम के सामने खड़ी थी। इब्राहिम ने एक नज़र इसका चेहरा देखा, फिर सोफे से रिलैक्स होकर टेक लगा कर बैठा। ईमान, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर कोई मालिश कर दे तो। वो बात अधूरी छोड़ के, जबकि ईमान की स्पीड देखने के लायक थी, वो भाग कर गई और तेल हाथ में लेकर वापस आई। मैं अभी आपका सर दर्द दूर कर देती हूँ। चुटकी बजाकर इसकी सर की मालिश करने लगी। तकरीबन 15 मिनट की मालिश के बाद इब्राहिम पुरसुकून हो गया। फिर शरारत से बोला, यार ऐसे काम नहीं आएगा तुम यार ऐसे आराम नहीं आएगा, तुम चाय ले आओ। एक और ऑर्डर पर ईमान ने मुस्कुराकर गर्दन लाई, जबकि अंदर से दिल चाह रहा था कि ऐसे भाई को कहीं पर बेच आए। अभी चाय लाती हूँ भाई। वो मुस्कुराते किचन की तरफ गई, जबकि इब्राहिम अपना कहका रोके सुर्ख चेहरा लिए से जाता हुआ देख रहा था। इसने अच्छी सी चाय बनाकर इसके सामने रखी और टीवी का रिमोट लेकर बैठने लगी। आज शाम को बड़ी अच्छी फिल्म दिखा रहे थे, वो फिल्म वाला चैनल लगाना, इब्राहिम ने कहा। बल्कि ईमान ने इस बार इसे थोड़ा सा घूरा था, यानी कि आज इसे अपनी गोपी बहू पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। भाई मेरे ड्रामे, वो बेबसी से बोली। हाँ क्या हुआ, तुम्हारे फ़ोन का कुछ बता रही थी तुम, इब्राहिम ने फ़ौरन याद करवाया। ईमान ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, रिमोट इसके हवाले कर दिया। अब देख ले मेरा क्या है, कल रिपीट में देख लूँगी। हाँ तो तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, कल एक मीटिंग है मेरे कल के ऑफिस ड्रेस के साथ रख देना अपना फ़ोन, अगर ऑफिस ड्रेस पसंद आ गई तो साथ ले जाऊँगा। वो मुस्कुराते हुए बेनियाजी से बोला और टीवी देखने लगा, जबकि ईमान का दिल चाहा कि वो पूरे का पूरा टीवी उठा के इसके सर पर दे मारे। ईमान इसके करीब से उठी और इसके कमरे में आके इसकी फेवरेट ब्लू शर्ट निकाली, जो पहले ही धो ली थी। इसे एक बार फिर से रगड़ रगड़ कर धोया और फिर धोने के बाद जमा के इस्त्री किया। फिर सलीके से हैंग करके इसके साथ एक बूट को पॉलिश करके चमकाया, फिर मैचिंग टाई मिलाई और फिर इसके साथ अपना फ़ोन रखकर बाहर आई। और फिर बाहर आकर इसके लिए अलग से कुछ बनाने लगी, क्योंकि आज की तारीख में इब्राहिम साहब की गले से बंडी तो गुजरनी नहीं थी। काश सवाल फ़ोन का ना होता, फिर इसे बताती कि ईमान क्या चीज़ है। अरे बहन क्या बताऊं, लड़का लंदन में रहता है, सारा ख़ानदान ही बाहर अच्छी लड़की की तलाश में है। लड़का अपना कमाता है अलग से, वहाँ इसका अपना घर है। बस शादी जल्दी करना चाहते हैं तो हमारी बेटी की किस्मत जाग जाएगी। तुम कहो तो बात आगे चलाऊं। आस्किना इनके घर आई थी, जो रिश्ते करवाती थी। ईमान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। आसिया को हर लिहाज से वो बहुत अच्छा लग रहा था। सकीना बहन, मेरा बेटा आ जाए तो फिर इससे बात करके बताती हूँ। आसिया ने अच्छी उम्मीद दिलवाते हुए कहा। इब्राहिम आ जाए तो बताऊंगी, इसे मुझे तो अच्छा लग रहा है। आसिया को अपनी बेटी के लिए आया पहला रिश्ता ही बहुत पसंद आ रहा था। ईमान की मर्ज़ी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा, आप पहले ईमान से पूछें, लड़का जैसा भी है, मगर मैं ईमान की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। और ऊपर से आप इन लोगों को देखें कितनी जल्दी मचा रहे हैं। ईमान की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई और किसी दूसरे मुल्क में, तो हरगिज़ ईमान को इतनी दूर नहीं भेज सकता। हम इसकी शादी कर देंगे तो हम कैसे रहेंगे इसके बगैर, मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर। अपनी बहन से दूर होने का ख्याल भी इब्राहिम को उदास कर गया था। भाई मेरा फ़ोन वापस ले आए। वो भी कमरे में आई और बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त आराम से पूछने लगी, जबकि इब्राहिम ने उठकर इससे अपने सीने से लगा लिया। भाई मेरा फ़ोन ठीक हो गया ना, ईमान ने बेचैनी से पूछा। हो सकता है इसका फ़ोन ठीक ना होने की वजह से इब्राहिम ने इसके साथ अफसोस का इजहार करा हो। हाँ ये लो, इसने अपनी जेब से हाथ डालकर फ़ोन निकाल कर दिया और खुद बाहर निकल गया। अम्मी इससे क्या हो गया, इब्राहिम के बारे में सोचती वो अम्मी से पूछ लगी। झल्ला है, और क्या तेरी शादी की बात कर रही थी तो उदास हो गया, कहता है मैं कैसे रहूँगा अपनी बहन के बगैर। अम्मी भी मुस्कुराते हुए बाहर निकली, जबकि ईमान की सुई वहीं अटकी की थी। मेरी शादी, वो लोग रिश्ता देखने आए और ईमान को पसंद करके चले गए। इन लोगों को शादी की जल्दी थी और रिश्ता हर लिहाज से परफेक्ट था। अफजाल बहुत अच्छा इंसान था, जबकि इनकी शादी की बहुत जल्दी थी।
क्योंकि इन लोगों ने वापस जाना था और इब्राहिम को इसी बात पे एतराज़ था, लेकिन इसकी माँ ने इसे समझाया कि ऐसे रिश्ते रोज़ नहीं आते, हमारी बच्ची खुश रहेगी वहाँ पर। अम्मी के कहने पर वो मान गए, लेकिन उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ईमान के साथ वो अपने आप को खुश रखने की बहुत कोशिश करता और बार बार इसे कहता, तुम चली जाओगी तो जान छूट जाएगी हमारी, जिस पर ईमान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते और फिर वो न जाने कितनी ही देर लगा के इसे मनाता। इब्राहिम ने शादी की सारी तैयारी अपनी मर्ज़ी से की। इसने दिल खोलकर अपनी बहन की शादी पर खर्च किया, एक एक चीज़ को खूब चेक करता ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। ये सब कुछ करते हुए बार बार इसकी आंखें नम हो जाती, जिन्हें वो साफ़ करते फिर से अपनी बहन की खुशियों में शामिल हो जाता। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, लेकिन शादी इसने बहुत धूमधाम से करवाई थी। आखिर इसकी इकलौती बहन की शादी थी। निकाह के 2 दिन के बाद ही ईमान रुखसत हो गई। कहते हैं कि भाई की मोहब्बत का अंदाज़ा बहन की रुखसती के दिन होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इब्राहिम इनके गले लगकर इतना रोया कि जितना ईमान भी ना रोई। ईमान की रुखसती के बाद घर बिल्कुल वीरान हो गया था। इब्राहिम ने खुद ईमान के पासपोर्ट का बंदोबस्त करवाया था और फिर सिर्फ 4 दिन के बाद ही ईमान पाकिस्तान छोड़ गई। वो ईमान को रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन अम्मी कहती थी कि रोज़ रोज़ इसे फ़ोन मत किया करो, आखिर वो अपने घर वाली है अब। लेकिन वो अपनी अम्मी को कैसे समझाता, इसके बगैर सब कुछ कितना वीरान हो चुका है। वो अपनी बहन को कितना मिस करता है, हर एक बात में वो अपनी बहन को याद करता है। वो अपनी माँ को कैसे समझाता था कि इसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया है। अब वो ना कपड़ों में गलतियाँ निकालता और ना ही खाने में अपने ज़्यादातर काम अपने हाथों से करने लगता था। अम्मी की तबीयत भी अब बहुत ख़राब रहने लगी थी। अम्मी ने रोज़ फ़ोन करने पर मना किया, तो अब वो हफ़्ते में सिर्फ एक ही बार फ़ोन करता। लेकिन हफ़्ते के बाद ईमान का कहीं न कहीं अफ़ज़ाल के साथ जाने का प्लान बना होता। आज वो ईमान से बहुत देर बातें करने का इरादा रखता था। इससे बात करते तकरीबन 5 मिनट हुए थे कि अफ़ज़ाल की आवाज़ आई, चलो ईमान बाहर घूमने चलते हैं। अफ़ज़ाल ने मोहब्बत से ईमान को मुखातिब किया। अफ़ज़ाल, मैं भाई से बात कर रही हूँ, अभी नहीं। ईमान इसे जवाब देकर फिर से इब्राहिम की तरफ मुतवज्जो होगी। ईमान, तुम जाओ, अफ़ज़ाल भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद वो इससे कम ही बात करता। हफ़्ते में एक आधे बार बात होती, वो भी खैर व खैरियत पूछ कर बंद कर देता। अम्मी ठीक कहती थी कि अब इसका अपना घर है। शुरू में ईमान बहुत नोट करती, फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगी। सच ही कहते हैं लोग, बहन भाई अपनी मर्ज़ी से अलग नहीं होते, बल्कि ज़िम्मेदारियाँ इन्हें अलग कर देती हैं। इब्राहिम अपने दोस्त की शादी पर गया, जहाँ समरा इसे पसंद आ गई। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। घर आती इसने सबसे पहले अपनी पसंद अपनी माँ को बताई। वो तो कब से इंतज़ार में बैठी थी कि फ़ौरन रिश्ता लेकर वहाँ पहुँच जाए। रिश्ता मंजूर होने के बाद उन्होंने ईमान को बताया। ईमान ने आने की बहुत ज़िद की, जिस पर अफ़ज़ाल ने इब्राहिम को फ़ोन किया। इब्राहिम भाई, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, काम बहुत ज़्यादा है और वो ज़िद कर रही है, प्लीज़ आप खुद इसे समझाइए। अफ़ज़ाल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, तो इब्राहिम मजबूर होकर ईमान को फ़ोन किया और इसे आने के लिए मना कर दिया। अब ईमान अपने भाई को कैसे समझाती कि अपने भाई की शादी हर बहन का ख्वाब होता है। ईमान के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। काफ़ी दिन तक वो भाई से नाराज़ रही। इब्राहिम तो इसे मनाने की हिम्मत भी ना कर पाया। फिर वो खुद ही एक दिन राज़ी होगी। दूरियों के ज़्यादा होते हुए बातें कम हो गई थी। अब लड़ने के लिए एक बात नहीं मिलती थी। वो मज़े से एक दूसरे से बातें करना, वो आधी रात को उठकर पार्टीज करना, वो बात पर इसका कालू कल्लो कह के चलाना बहुत पीछे छोड़ गया। अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके थे। यहाँ बचपने की कोई गुंजाइश ना थी। समरा बहुत प्यारी थी। वो अम्मी और इब्राहिम का बहुत ख्याल रखती थी। वो समरा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हमाद के आ जाने के बाद इसे समरा और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। हमाद के नन्हे कदमों ने इनके घर में खुशियाँ बखेरी दी थी। वहीं ईमान की जानिब से ऐसी कोई खुशखबरी ना मिली। ईमान को अम्मा को परेशानी लाहक होगी। वो अक्सर ईमान को इलाज कराने को कहने लगी। ईमान इन्हें हर मुमकिन तरीके से मुतमिन करती कि सब कुछ ठीक है, शायद अभी अल्लाह को मंजूर नहीं वो, और फ़िलहाल तो अफ़ज़ाल को भी औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं। इब्राहिम के यहाँ बेटी की पैदाइश पर भी ईमान की जानिब से कोई खुशखबरी ना मिली, तो अम्मी मज़ीद परेशान हो गई। वो जब भी फ़ोन करती तो अम्मी यही कहती। फिर वो दिन भी आ गए जब ईमान की जानिब से खुशखबरी मिली, लेकिन इस दौरान अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। और एक दिन अचानक रात को अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन्हें नहीं बचा सके। ईमान और इब्राहिम अपनी अपनी जगह दोनों ही तड़पे थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी डॉक्टर ने ईमान को आने की इजाज़त ना दी। फिर 3 माह बाद ईमान के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। मामू बनने की खुशी में बार बार इसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो बार बार अम्मी की तस्वीर के सामने जा कहता कि आपको बहुत जल्दी थी ना जाने की, थोड़ा सब्र कर लेती, नवाज़ी से मिलकर जाती। ईमान की ख्वाहिश पर इब्राहिम ने माहम का नाम रखा। माहम की पैदाइश के बाद ईमान और भी ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगी।
अफ़ज़ाल अपनी बेटी के लिए एक सेकंड की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ईमान ने घर बात करना और भी कम कर दी। ये फासले बढ़ते बढ़ते न जाने कब इतने बढ़ गए कि वो अपने ही एक दूसरे से अनजान होने लगे। महीने में एक आधे बार बात होती, खैरियत पूछते ही ख़त्म हो जाती। इब्राहिम के प्रमोशन के बाद इसने पूरे घर का नक्शा बदलवा दिया। सिवाय बड़े कमरे के, सिर्फ बड़े कमरे में इसकी और ईमान के बचपन की बहुत सी सारी खूबसूरत यादें थीं। अक्सर कभी घर में ईमान का जिक्र छिड़ता तो सारा सारा दिन इसी के बारे में बातें करते गुजर जाता। वक्त गुजरता गया और 8 साल गुजर कर ईमान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अपने 3 माह के बेटे को गोद में रखे वो अपने मुल्क वापस से जा रही थी अपने बिछड़े भाई से मिलने के लिए। हम बार बार इससे पूछती, मामा कितनी देर में पाकिस्तान आएगा, मामू क्या हमारा वेट कर रहे होंगे। वो अपनी बेटी को क्या बताती कि जिससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार इसे खुद है। वो खुद अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन है। अफ़ज़ाल इसकी बेचैनी को बहुत अच्छे से समझता था। बेशक वो बेहतरीन साथी था, वो इसके हर दुख सुख में इसके साथ। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई तो वो लम्हा भी आ ही गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो दूर सामने बहुत सारे लोगों के बीच में इब्राहिम खड़ा था, जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। ईमान ने आओ देखा ना ताओ देखा, साहिल को अफ़ज़ाल को देखकर किसी की भी परवाह किए बगैर इब्राहिम की तरफ भागी और इसके सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। इब्राहिम का भी यही हाल था, इससे जुदा ना था, लेकिन वो आंसू नहीं बहा पाया। शायद लोगों का ख्याल करके कंट्रोल कर लिया। जबकि अपनी माँ को इस तरह से खुद से दूर जाता देखकर साहिल, जो अभी अपनी माँ के लम्स को बचाने लगा था, गला फाड़ कर रोने लगा। जबकि अफ़ज़ाल इसे संभालने में हलकान हो रहा था। साहिल साहब बहुत मूडी थे। वो अपनी माँ के अलावा किसी और की गोद पसंद ना करते थे, चाहे बाप ही क्यों ना हो। इब्राहिम सलग होते इसने साहिल को अपनी गोद में लिए, जबकि इब्राहिम अब अफ़ज़ाल से मिल रहे थे और साहिल अपनी मासूम नज़रों से अपनी माँ का रोता चेहरा देख रहा था। इब्राहिम ने ईमान को अपने बेटे से मुतारिफ करवाया, जो अनजान नज़रों से इन्हें देख रहा था। जबकि अपने पप्पो को एयरपोर्ट से लाने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन वही था। पप्पो आप फ़ोन में इतनी प्यारी नहीं लगती, हमार ने मासूमी से कहा। फ़ोन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने फासले तो मिटा दी, लेकिन वो अपनों का लम्स नहीं दे सकते। ईमान ने इसे प्यार किया तो वो घबराते घबराते मुस्कुराया, शायद वो अपनी पप्पो से शर्मा रहा था। फिर वो लोग आकर गाड़ी में बैठे और इब्राहिम गाड़ी घर की तरफ ले जाने लगा, जहाँ इसकी बीवी और लाडली बेटी इसका इंतजार कर रही थी। ये क्या बात हुई, 8 साल के बाद आप आ रहे हैं, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। गाड़ी में बैठते और ज़ाल ने जब बताया कि वो सिर्फ 4 दिन के लिए आए हैं तो इब्राहिम को दुख हुआ। वो 8 साल बाद अपनी बहन से मिल रहा था और वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। अरे भाई, मजबूरी, अभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आप तो जानते हैं इब्राहिम भाई, अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तब जाके किसी के काबिल होते हैं। अफ़ज़ाल ने समझाते हुए कहा, लेकिन आप फिक्र ना करें, 4 दिन ईमान यहीं रहेगी, मैं और वहाँ जाएंगे शादी पर। क्यों पार्टनर, अफ़ज़ाल ने अपनी गोद में बैठी बेटी से कहा, जिसने बदले में इसके हाथ पर ताली बजाई। इब्राहिम मुस्कुराया। रिश्ते सभी बहुत ख़ास होते हैं। इब्राहिम ने यही सोचा कल ऑफिस जाते ही वो अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले लेगा, ताकि सारा वक्त ईमान के साथ गुजार सके। वो घर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था, रात के 8:30 बज चुके थे। वो लोग सफ़र से थके हुए थे तो समरा ने सबको यही कहा कि वो आराम करे, जबकि ईमान और इब्राहिम एक दूसरे के साथ बैठकर न जाने कितनी बातें करना चाहते थे। लेकिन मंजर ऐसा था, वो थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देते। बच्चे आपस में दोस्ती कर चुके थे, जबकि ईमान ने साफ साफ कह दिया था कि इसे हमाद नहीं बल्कि साहिल चाहिए, हमाद गंदा भाई है। जबकि पप्पो के साथ इसने कुछ खास दोस्ती ना की थी, आखिर वो इसके बाप को मारती थी। जबकि ईमान ने 2-3 बार ज़बरदस्ती इससे अपने करीब करना चाहा, जबकि वो अपने बाप की गोद में बहुत ही खुश थी। ईमान को देखकर शक्ल बहुत सीरियस बना लेती, जिस पर ईमान की हंसी निकल जाती। 4 साल की ये अफलातून बिल्कुल इस पे गई थी, लेकिन आखिर को इतनी सीरियस शक्ल क्यों बना के रखती थी। आखिर पप्पो के साथ किस चीज़ की दुश्मनी थी। समरा ने तो 2-3 बार सती से घूरा भी, लेकिन इसने कोई असर ना लिया, क्योंकि इस वक्त इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट इसका बाप इसके करीब था, जिसके होते हुए वो किसी से नहीं डरती थी। इब्राहिम जब ऑफिस से जाने के लिए तैयार हुआ तो ईमान भी अभी तक सो रही थी। शायद सफ़र की थकान की वजह से सुबह से इससे मिले बगैर ही चला गया। ना जाने क्या वजह थी, एक दूसरे को सामने पाकर वो खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जबकि बात इतनी थी कि एक दूसरे के लिए कि शुरू हो तो कभी ख़त्म ना हो, लेकिन वो शुरू कहाँ से करे। वहाँ से जहाँ उसे छोड़कर चली गई थी, वहाँ से जब इसकी शादी पर इसकी बहन ना आ सकी, वहाँ से जहाँ इसकी माँ मर गई और वो इसके गले लगकर रो भी ना सका। दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान थे। आज अफ़ज़ाल और महम ने चले जाना था शादी पर, और इसके बाद ईमान ने सारा वक्त अपने भाई के साथ गुजारना था। इसके लिए वो ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए आया। इब्राहिम काम का कितना ज़्यादा बोझ है इस वक्त, मुझे अच्छे वर्कर्स की ज़रूरत है। सॉरी, इस वक्त मैं छुट्टियां नहीं दे सकता, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बॉस ने बेबसी से कहा। वो पिछले 11 साल से इसके ऑफिस में काम कर रहा था। यहाँ काम के साथ साथ इसने अपनी एजुकेशन भी कम्प्लीट की थी। इस कंपनी और यहाँ के बॉस ने हर अच्छे बुरे वक्त में इसका साथ दिया था। इस बुरे वक्त में भी वो इन्हें छोड़कर नहीं गया था, अपने बॉस को दिलासा देकर बाहर आ गया। इसे ईमान के साथ ना रहने का दुख था, लेकिन फिर भी ईमान ने अगले 3 दिन घर में ही रहना था और
इस बात को लेकर वो काफ़ी पुरसुकून था। आज ऑफिस से घर जाने के बाद इसका इरादा ईमान के साथ बैठकर बहुत देर से बातें करने का था। वो अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा करना चाहता था, जबकि ईमान भी समरा से 1000 बार पूछ चुकी थी कि इब्राहिम भाई वापस कब आएंगे। जिस पर समरा मुस्कुराकर कहती कि शाम तक आ जाएंगे। शाम से रात होगी और रात के 10 बज गए, लेकिन इब्राहिम वापस ना आए। वो बाहर बैठी सोफे पर स्त्री का इंतजार करती रही, जब बचपन से करती थी कि कब वो आएगा और ईमान से खाना देगी। नींद से इसका बुरा हाल हो रहा था। इसने अफजाल और महम को आज शादी पर भेजा था, इनका सामान तैयार किया, जबकि महम की सारी चीज़ों के साथ सब कुछ मैच कर रखा था, अफजाल को कोई परेशानी ना हो। और फिर सारा दिन साहिल को संभाला। काम वैसे भी समरा ने इसे कोई करने ना दिया था। इसे याद था कि इसकी शादी वाले दिन भी वो अपने भाई के कपड़े इस्त्री कर रही थी, लेकिन अब इसके कामों की नौयत बदल चुकी थी। अब इसके भाई को संभालने के लिए इसकी बीवी थी, जबकि वो अपने शौहर और बच्चों को संभालती थी। इंतजार करके वो थक चुकी थी। जब इब्राहिम 11 बजे तक भी ना आया तो वो अंदर अपने रूम में जाने लगी। तभी इब्राहिम आया। वो काफ़ी थका हुआ था। सलाम करके इसके साथ ही सोफे बैठ गया। समरा ने आकर खाने का पूछा तो उसने बताया कि वो खाना खा चुका है। भाई आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, आप आराम करें। अब इसके करीब बैठे हुए 5 मिनट हुए थे जब इसे इब्राहिम की थकावट का एहसास हुआ। वो बेचारा सारा दिन थका हारा घर आया था और अब ईमान के साथ वक्त गुजार रहा था। अरे नहीं नहीं बैठो, हम बातें करते हैं। इब्राहिम ने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब उठाया। भाई मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। देखिए आपकी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। मैं तो अभी यही हूँ, हम कल बातें कर लेंगे, आप जाएं आराम करें। इब्राहिम की तबीयत बेचैन देखकर वो इसके करीब से उठ गई थी, जबकि इब्राहिम सोच रहा था कि एक दूसरे से बातें करने के लिए इससे वक्त और सेहत का ख्याल कैसे आया। ये इसकी वही बहन थी जो इसकी बीमारी पर सारी सारी रात इसके सामने बैठ के गप्पे मारती थी, ना खुद सोती थी और ना इसे आराम करने देती थी। हाँ बदल गया था, कुछ तो बदल गया था, शायद सब कुछ। अब इसकी बहन इसकी छिपकली मेंढकी ना रही थी। इब्राहिम को याद था कि वो इसे कालो कहकर पुकारता था, जबकि इसकी रंगत में कोई कालापन ना था। इसे प्यार से मानो इमी और न जाने कितने नामों से पुकारता था, लेकिन अब वो ईमान थी, सिर्फ ईमान। अगले दिन भी इसकी आंख देर से खुली। इब्राहिम जा चुका था। अब वो जानती थी कि इसे वापस लेट ही आना है। कल जो उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात की थी, इसमें इब्राहिम ने इसे यही बताया था कि इसकी कंपनी आजकल लॉस में चल रही है, काम का बोझ बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसे ओवर टाइमिंग करनी पड़ रही है। परसों इतवार था, इब्राहिम ने सारा दिन घर पे रहना था, लेकिन परसों इसका आखिरी दिन था यहाँ। तो वो सिर्फ एक ही दिन अपने भाई के साथ गुजारेगी? क्या हो गया था इन लोगों को वो एक दूसरे से खुलकर बात क्यों नहीं कर पा रहे थे? एक दूसरे के सामने आते, एक दूसरे की बात करने के बजाय आगे पीछे की बातें करते। वो जो अम्मी के गम में अपने भाई के सीने से लगकर रोना चाहती थी, अपने भाई की शादी में ना आने का गम मनाना चाहती थी। वो जो हमाद के पैदा होने पर वो ना आ पाई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक अजनबियत की दीवार इन दोनों में आ खड़ी हो चुकी थी। वो दोनों ही इस दीवार को गिरा नहीं पा रहे थे। ईमान को लगा जैसे इब्राहिम बदल गया है और वो इसका पहले जैसा भाई नहीं रहा। और इब्राहिम सोच रहा था कि ईमान बदल चुकी है, अब वो इसकी छिपकली नहीं रही बल्कि समझदार लड़की बन चुकी है, जिस पर इसके घर, बच्चों की, शोहर की जिम्मेदारियाँ हैं। इसके मेके के रिश्ते पीछे छूट चुके हैं और अब वो नए नए रिश्ते निभा रही है। इब्राहिम घर वापस आया और रात के 11:30 बज चुके थे। वो आज बहुत थका हुआ था। ओवर टाइमिंग की वजह से इसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। इसी वजह से ईमान बाहर नहीं आई और वो जानती थी कि इसका भाई इसके पास बैठेगा, शायद इसी से बातें करना चाहे, लेकिन वो जानती थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो कमरे से बाहर निकली ताकि इब्राहिम से सोचकर आराम करे। इब्राहिम ने घर आते ही सबसे पहले ईमान के बारे में पूछा। आज वो इसके लिए रसमलाई लाया था, लेकिन ये सुन करके वो सो गई, वो उदास हो गया। आज इसने अपने आप को फ्रेश जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ईमान सोने का सुनकर वो उदासी से अपने कमरे में आ गया। समरा ने इसकी उदासी को बहुत नोट किया था। सुबह सवेरे वो घर से ऑफिस चला गया। कल आखिरी दिन के बाद परसों सुबह ईमान ने निकल जाना था और फिर ना जाने बहन भाई की कब मुलाकात होती। आज तीसरे दिन वो 10 बजे ही काम से फारिग हो गया था। सीधा घर आया जहाँ इसकी बेटी एमन और ईमान एक दूसरे से लड़ रही थी। ये मंजर देखकर वो परेशानी से आगे बढ़ा। ये मेरे बाबा ने दिया है मेरे लिए, खबरदार जो आपने हाथ लगाया। एमन अपना टेडी इससे छीनते बोली, बड़ा आया तुम्हारा बाप तुम्हारे देने वाला, ये मेरे भाई ने मुझे मेरे 13वें बर्थडे पर दिया था, ये मेरा है। ईमान ने फिर से खींचा। जाकर अपने बाप से पूछ ले कि किसका है। ईमान भी छोटे बच्चे की तरह अपने डैडी छीनने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम मुस्कुरा कर अंदर आया। ये आ गया तुम्हारा बाप, अभी पूछती हूँ मैं। ईमान ने डैडी इसके हाथ से खींच कर ऊँचा किया। बताओ ये किसका है? हिम्मत कैसी हुई खरगोश कहीं के मेरा डैडी उठाकर अपनी बेटी को देने की। वो मुकम्मल लड़ाई के मूड में इसके सामने खड़ी पूछ रही थी, जबकि एमन उछलकर अपना टेडी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ईमान इससे अच्छा लगता था, मैंने उठाकर दे दिया, और अगर तुम्हें इतना ही पसंद था तो ले जाती है, अपने साथ रखकर क्यों गई थी? अब ये मेरी बेटी का है, दे दो इसे वापस। इसने एक ही लम्हे में इसे छीनकर एमन के हवाले कर दिया, जबकि ईमान सदमे से अपना टेडी बेयर
इसे ले जाते हुए देख रही थी। ऐमन के लिए वो ज़रूरी था क्योंकि वो अपने डैडी के साथ होती थी, ये जाने बगैर कि जिस फूफो के वो सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ है, ये इसी की चीज़ है। ईमान मुँह बनाकर बैठ गई, अरे तुम अब बच्ची थोड़ी रही हो यार, तुम्हें मैं नया ला दूँगा। वो मुस्कुराते हुए इसके पास आकर बैठ गया, तुम्हारी वो लाडली मेरी रसमलाई भी खा गई, भूखे बाप की बेटी, वो तुम कल मेरे लिए लेकर आए थे। माँ ने मज़ीद मुँह फुलाया, मैं सुबह और ले आऊँगा। वो इसके करीब आकर बैठते हुए बोला, मेरा प्यारा खरगोश है। माँ ने मुस्कुराते उसके सीने पर अपना सर रखा और टेडी बी के देना वो वहीं पे सर रखे बोली, जबकि समरा मुस्कुराते हुए ईमान और हमाद को सुलाने चलेगी क्योंकि ये टेडी है तो तुम्हारे पास। इसने सोते हुए साहिल की तरफ इशारा किया जो इतने शोर शराबे के बावजूद भी ना उठा था। ईमान मुस्कुराई, मेरे बैडमिंटन कट तो नहीं उठाई थी ना, अगर इससे कोई नुकसान हुआ तो मैं जान निकाल दूंगी तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, वो सही सलामत है, इब्राहिम ने जल्दी से बताया, हम दोनों खेलेंगे। ईमान चकते हुए बोली, छत पे गई थी मैं, मेरे सारे पौधे ठीक से लगे हैं, इसने मज़ीद बताया। और वहाँ जो मैंने नए लगाए इनका क्या? इब्राहिम ने इसके जाने के बाद इसके पौधों का बहुत ख्याल रखा था, सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरे हाथ से लगे हुए पौधों की अलग ही रौनक है। वो तराई आंखें खोल कर दिखती तो पता चलता रौनक ज़्यादा किसकी है। इब्राहिम ने बताना ज़रूरी समझा क्योंकि इसके फूलों वाले खूबसूरत पौधे वाकई ही सारे पौधों को चाचा लगा देते। जनाब, मैंने आंखें खोल कर ही देखा है, वो गुलाबी फूलों वाला पौधा कहाँ है? माँ ने पूछा क्योंकि वो इसका फेवरेट था। गलती से एक दिन ऐमन को अपने साथ ले गया था, इसने तोड़ दिया। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का कारनामा सुनाया, तुम्हारी ये बेटी बिल्कुल अफलातून है, मेरी सारी चीज़ें पर नज़र रखी हुई है। इसने माँ ने मुंह बनाकर इसकी बेटी की शिकायत लगाई, बिल्कुल तुम पे गई है, तुम्हारी सारी हरकतें सब बातें इसमें हैं। इब्राहिम मुस्कुराया था, आज अम्मी होती ना सीधा कर देती तुम्हारी लाडली को मेरी तरह। ईमान ने हंसते हुए कहा, जबकि अम्मी के जिक्र पर इब्राहिम उदास हो गया। काश अम्मी यहाँ होती, तुम इस तरह से देखकर बहुत खुश होती। हाँ तो खुश तो होना ही है। आफ्टर ऑल इतनी अच्छी माँ हूँ, इतनी अच्छी बीवी, तमीज़दार लड़की हूँ मैं। ईमान शुरू ही तो इब्राहिम ने इसकी बात काटी, इसलिए नहीं, ये सोच के कि आज भी इनकी बेटी अकल से पैदल है। इब्राहिम ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा सहरा किस से बांधा है? वो 8 साल में ये सवाल पूछने की मना कर पाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसका भाई इसका हक किसी और को दे दे। वो जाना ही नहीं चाहती थी कि इसका सहरा किसने बांधा है। वो तो बस आज खुद को रोक नहीं पाई थी तो पूछ लिया, किसी ने नहीं, ये मेरी बहन का हक था, मैं किसी को क्यों देता? इब्राहिम ने मुस्कुराते उसके सिर पर चित्र लगाई। बातें करते करते न जाने कब रात के 2:30 बज के जब इब्राहिम को भूख सताने लगी, समरा को जगाकर इसको खाना देने का बोलता हूँ। इब्राहिम ने उठते हुए कहा, अरे छोड़ो ना इसको, चलो पार्टी करते हैं। ईमान ने आइडिया दिया, फिर दोनों मुस्कुराते किचन में आए जहाँ आलू तो नहीं थे, हाँ लेकिन नूडल्स के पैकेट्स पड़े थे जो कि ईमान के लिए लाता था। फ्रिज खोला, जहाँ पे चॉकलेट्स थी वो भी ऐमन की ही थी। अब ये मत कहना तुम मेरी बेटी की चॉकलेट खाने वाली हो। इब्राहिम ने घूरा, कोई शाही बादशाह की बेटी नहीं है, तुम्हारी लाडली इस घर की पहली बेटी मैं हूँ। इन चॉकलेट पर मेरा हक है। कैसी बेहिस फुप्पो हो तुम? रात के 2:30 बजे भतीजी की चॉकलेट चुरा कर खा रही हो। इब्राहिम ने शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। हाँ वही भतीजी जो आज सुबह मुझे ये कह रही थी कि आप मेरे बाबा के बाल क्यों खींचती थी। दिल किया एक बार नो अफजाई दी को बता दूँ दिल किया कि एक बार नवाबजादी को बताऊं, वो तुम्हारा बाप बाद में, मेरा भाई पहले है। लेकिन तुम्हारी बेटी भी क्या चीज़ है, थोड़ी देर के बाद तो होंठ बाहर निकालती है, रोने लगती है, रोते हुए इतनी फ़नी फेस बनाती है कि ईमान ने कहकर लगाया, जिस पर इब्राहिम ने से घूरा था। अपनी लाडली बेटी की शान में गुस्ताखी वो कैसे बर्दाश्त करता? बस बहुत हुआ ईमान, अब मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ मत कहना। हाँ भाई बिल्कुल, बादशाह सलामत। खरगोश साहब की बेटी की शान में गुस्ताखी कोई कैसे कर सकता है? पता नहीं है हमाद किस पर गया है, कितना क्यूट, कितना प्यारा बच्चा। ये तुम्हारी बेटी ऐमन बाप की चमची। ईमान फिर से शुरू हो गई। सारी रात बातों में गुजर गई। समरा ने जब सुबह उठकर किचन का हाल देखा, सर पकड़कर बैठ गई क्योंकि वो दोनों तो सो चुके थे और इब्राहिम का ही मशवरा था कि हम सुबह किचन साफ कर लेंगे। जगह जगह नूडल्स के पैकेट पड़े थे, जबकि ईमान इतने साल के बाद एक बार फिर से गंद फैलाकर बहुत खुश थी। सलीका शोर का मुजाहरा करते करते थक चुकी थी। आज इतने सालों के बाद इसे खुलकर जीने का मौका मिला था। 2 बजे वो उठी जब अफजाल ने फ़ोन करके बताया कि वो सुबह तक पहुंच आएगा और फिर इनके घर से ही वापसी के लिए निकलेंगे। ईमान उठकर किचन में आई तो बहुत शर्मिंदगी हुई क्योंकि समरा सारा किचन शीशे की तरह चमका चुकी थी। इसकी वजह से बेचारी समरा को इतनी परेशानी सहनी पड़ी, जिसके लिए इसने समरा से माजरत की। अरे इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? आपके अफलातून कारनामे मैं पिछले 8 साल से सुन रही हूँ। इस मुजाहरे को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, ऐमन का मूड आज क्यों ऑफ है? इसने एक नज़र ऐमन को देखा जो घर की सीढ़ियों पर मुँह फैलाकर बैठी थी। वो हमाद ने फ्रिज से इसकी चॉकलेट उठा कर खा ली और अब वो
कबूल नहीं कर रहा, इसलिए वो इब्राहिम के उठने का इंतज़ार कर रही है कि अपनी शिकायत नामा खोले। सिमरा ने मुस्कुराते हुए बताया, सारा इल्ज़ाम हमाद पर आने पर वो थोड़ा पुरसकून होगी। अब इसका लाडला अपनी पुप्पो के लिए इतना ही तो कर सकता है ना, लेकिन इसके भाई का क्या भरोसा था कि वो कहीं इसकी भतीजी के सामने इसकी इज्जत का कबाड़ा ही ना कर दे। इसलिए वो समरा के करीब से उठी और इब्राहिम के कमरे में आई। वो सारी ज़िंदगी इसने ये कमरा चमका कर रखा था। इस कमरे की सेटिंग आज भी वही थी जो अब बचपन से करती आई थी। इब्राहिम के हर अंदाज में ईमान के लिए प्यार लगता था। वो इसके पास आई और पानी से भरा हुआ गिलास इसके मुंह पर फेंका। ईमान की बच्ची चुड़ैल, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाली। इब्राहिम जग उठा, इसके पीछे भागा। चुड़ैलों का जिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो भागते हुए बोली, याद है तुमने एक बार इतवार के दिन दोपहर 2 बजे सोते हुए मेरे ऊपर ठंडा फ्रिज का पानी गिराया था, ये इसका बदला है। वो भागते हुए बोली, जबकि इब्राहिम पानी का जग लिए इसके पीछे भाग रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर वो पानी इसके ऊपर गिराता तो जग खाली हो जाता, जबकि इसकी फमावदार बेटी गिलास भर भर कर जग में डालकर इसको फिर से फुल कर देती। अफजाल के आने के बाद आखिर ईमान रो रो कर वापस चली गई, जबकि अफजाल ने इसके इस तरह से रोने पर पक्का वादा किया कि वो अगले साल इसे ज़रूर लेकर आएगा। अफजाल अपने वादे का पक्का था, वो जो भी वादा करता ज़रूर न पाता था, इसलिए ईमान इसके वादे पर यकीन करके वापस चलेगी। घर में 2 दिन का शौक ख़त्म हो गया। एमन तो बहुत खुश थी कि पुप्पो वापस चलेगी, जबकि हमाद ने भी ज़्यादा असर ना लिया। समरा भी अपनी रूटीन पर वापस आ गई, लेकिन इब्राहिम उदास हो गया था। लेकिन ये सोचकर खुश था कि इसकी बहन 8 साल तो क्या इसी साल के बाद भी वापस आएगी तो ऐसे ही खुश होगी। बहन भाई दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता। ये हमारी सोच है कि भाई शादी के बाद बदल गया, बहन अपना घर बसा कर भूल गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमेशा एक जैसे होते हैं, मगर इन्हें साथ दिलाना पड़ता है कि वो बदले नहीं हैं, बल्कि पहले के जैसे हैं, जैसे हमेशा थे। हमें हमारे रिश्तों का साथ दिलाना चाहिए कि हम हमेशा एक जैसे रहते हैं और हमारे अंदर फीलिंग्स हमेशा एक जैसी होती हैं। वक्त बदल जाता है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, लेकिन ये दूरियां मोहब्बतें कम नहीं होती। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर बहन के भाई को सलामत रखे और हर भाई को अपनी बहन की खुशियाँ देखना नसीब करें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी क्यूट सी राइटर इरशा। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल, एक बहन भाई की स्टोरी थी। बेशक बहन भाई का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, जैसे माँ बेटी का, बाप और बेटे का, इस तरीके से बहुत से रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, हंसी मजाक में गुजारना चाहिए। बहनें शादी करके अब पराए घर चली जाती हैं और भाइयों की भी शादी हो जाती है, फिर हालात और वाक़यात बदल जाते हैं, लेकिन दिलों में रहने वाली इज़्ज़त और आंखों में एहतराम कभी भी ख़त्म नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये अच्छा सा नावल पसंद आएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।